तो इस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अपने टॉपिक्स को ख़त्म करते आ रहे हैं इकोनॉमी में और हम एंडिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं हुए हैं वैसे। अब आपको कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी बचा हुआ है। अब इंटरनेशनल इकोनॉमी को हम एक क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा अपना एफडीआई और एफपीआई। इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट और कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ यानी रुपए की परिवर्तनीयता पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे। इसके साथ क्या होगा, इसके बाद हम कूदेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी पर। इसमें भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, 1 या 2 क्लासेस। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अपनी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ लेंगे? पीडीएस पढ़ लेंगे। इसी में हम एमएसपी पढ़ लेंगे। तो ओवरऑल हमारे जो टॉपिक्स हैं वो खत्म होने की ओर हैं। अब वित्त आयोग जैसे छोटे-छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, इन सब टॉपिक्स को मर्ज करके हम एक क्लास बनाएँगे। हो सकता है 2 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द आपकी क्लासेस खत्म होने वाली हैं। अब इसके बाद जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि लास्ट में हमारी टर्मिनोलॉजी वाली क्लासेस होगी, शब्दावली वाली। अ, जब आप इतना पढ़ लोगे, सभी क्लासेस को ले लोगे, तो ये शब्दावली वाली जब आप क्लास लोगे, तो आपको इंस्टेंट बिल्कुल हाल की हाल समझ में आता जाएगा। इसलिए आपको हाल के हाल अभी यहाँ पर नहीं बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम सार्वजनिक वित्त को एवं राजकोषीय नीति को। अपने टॉपिक की हेडिंग डालिए, सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अब हमारी स्पीड जो पढ़ाने की है वो इंक्रीज़ होगी। आपकी भी स्पीड इंक्रीज़ होनी चाहिए, किस मामले में? पढ़ने के मामले में। तो हमारा जो टॉपिक है सार्वजनिक वित्त, सबसे पहले ये समझते हैं कि सार्वजनिक वित्त होता क्या है। देखिए, कोई भी सरकार होती है, किसी भी देश की सरकार होती है, कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसकी एक सरकार होती है। सरकार का स्वरूप कोई भी हो सकता है, जैसे कि राजतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। लोकतंत्र के भी कई प्रकार हो सकते हैं, संसदीय व्यवस्था हो सकती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो वहाँ पर रही वो क्या रही? राजकोष। राजकोष से भी पहले अगर हम एक चीज़ बोले कि आर्थिक स्रोत, चाहे वह आज से हम 2000 साल पहले देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखें, तो आर्थिक स्रोत की आवश्यकता हमेशा हुई है। क्योंकि देखिए, लेन-देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और अगर हम देखें तो आर्थिक क्रिया हमेशा से मानव के केंद्र में रही हैं, क्योंकि आर्थिक क्रिया आवश्यक होती हैं। आपकी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसी आर्थिक स्रोत का जो वर्तमान स्वरूप वो क्या देखते हैं हम? पब्लिक फाइनेंस। यानी सरकार को भी पैसे की ज़रूरत होती है, वह कहाँ खर्च करती है और कहाँ से पैसे प्राप्त करती है। तो उसी को बोलते हैं सार्वजनिक वित्त, सीधा-सा। यानी सरकार कहाँ से पैसा कमाती है और कहाँ खर्च करती है, इसी को मिला के क्या बोलते हैं हम? सार्वजनिक वित्त। अब आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हैं। सरकार की वित्तीय व्यवस्था को सार्वजनिक वित्त के रूप में, ये गलत लगा थोड़ा, रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक व्यय, प्राप्तियां यानी प्राप्त हो रही हैं, रिसीव्ड लिखिए इसको इंग्लिश में। सार्वजनिक व्यय, एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक घाटा, डेफिसिट। और संघ और इसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संबंध का अध्ययन किया जाता है। संघ और इसकी इकाइयों का मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट में किस प्रकार पैसे का वितरण हो रहा है स्टेट के बीच में। और इसका कौन करता है? इसका करता है वित्त आयोग, वित्त आयोग। अब आप इसकी ये वाली भी क्या कर सकते हैं? परिभाषा लिख सकते हैं। ये परिभाषा लिखने से होगा क्या? अगर मेंस में आता है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अगर आपको सार्वजनिक वित्त की परिभाषा लिखना ही हो, तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप इसको लिखेंगी, आर.ए. मुग्रेव के अनुसार, के ने इस प्रकार परिभाषित किया, हिंदी में भी लिख देंगे तो इफेक्ट अच्छा पड़ता है आपकी कॉपी पर। तो हमने समझ लिया कि सार्वजनिक वित्त होता क्या है, सीधा सा। अब इसके कुछ घटक भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सरकार पैसा कमा कहाँ से रही है और खर्च कहाँ रही है, तो इसको देखते हैं। तो उसके भी तो कुछ उपकरण होंगे कि ना, कि पैसे कमा रही है तो कैसे कमा रही है, तो इसके उपकरण क्या है? जैसे मौद्रिक नीति में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है? उपकरण है रेपो रेट। यानी सरकार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, एसडीएफआर, एलएएफ, अलग-अलग चीज़ों के से क्या कर रही है? मार्केट को बैलेंस कर रही है, सीधा-सा। तो इसके मुख्य घटक क्या है? इसका है राजस्व। आपने ये नाम बहुत अच्छे सुना होगा, राजस्व, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू की अगर सही परिभाषा देखें, तो इसकी सही परिभाषा आप लिख लीजिए एक बार, इसमें नहीं लिखी हुई है। सरकार की ऐसी कमाई जिससे सरकार पर वित्तीय भार में वृद्धि ना हो।
सरकार की ऐसी कमाई जिससे सरकार पर वित्तीय भार में वृद्धि ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, धन है जो सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है, जैसे टैक्स, शुल्क, ग्रांट्स, बोरोइंग्स, कर्ज से। अब देखिए, एक चीज आप इसमें देखेंगे कि देखिए इससे जो प्राप्त हो रही है ये है क्या, इसको हम अभी समझेंगे थोड़ा सा, क्या, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर, सरकार जहाँ पैसा खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है, सामाजिक कल्याण योजनाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। सामाजिक कल्याण योजना, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ खर्च करती है। अब राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पब्लिक फाइनेंस और राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस का ही एक रूप है। अब आगे समझेंगे कैसे ये रूप है। और राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति ये होती है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, इसके बीच में जो संतुलन बनाया जाता है, इस संतुलन बनाने की नीति को ही बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब सार्वजनिक ऋण क्या होता है, ये इसकी घटक पढ़ रहे हैं, पहले हम ध्यान रखिएगा, जब आप नोट्स बनाए तो इसी तरह आपको नोट्स बनाना है। तो सार्वजनिक ऋण का मतलब है कि सरकार, देखिए सरकार को पैसे की तो आवश्यकता है, हो सकता है कि सरकार के कई सारी स्रोत हैं जिनसे उसकी कमाई होती है, फिर भी कमाई हो रही है 100 रुपए और खर्च हो रहे हैं 120 रुपए। तो आप सीधा सा ये सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि वह 20 रुपए कम खर्च करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार का जो स्वरूप है लोकतांत्रिक देश में वो है जन कल्याणकारी स्वरूप। जन कल्याणकारी में क्या होता है, अगर आप 100 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, सीधे सीधे खिला भी तो रहे हैं, इंडिया में देखेंगे तो क्या, आप पीडीएस देखते हैं, पीडीएस का देखते हैं, आपको जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अनाज मिलता है, तो उसको तो कम नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि इससे क्या होगा, सीधे कौन प्रभावित होता है, वंचित वर्ग ही। अगर वंचित वर्ग नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो ऐसी राजकोषीय नीति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब 120 रुपये खर्चा आता है तो इस 20 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, इसके लिए क्या करती है, सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है। और लोन के कई माध्यम हो सकते हैं, या तो वो कहीं विदेश से लोन ले, या वह अपने देश में ही लोगों से लोन ले। अब हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं हम कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लोन कैसे लेते हैं, सरकार कैसे लोन लेती है। और आगे भी हम जब वित्तीय क्या पढ़ेंगे, वित्तीय मार्केट या वित्तीय क्षेत्र या फाइनेंशियल मार्केट समझिए, वित्तीय बाजार पढ़ेंगे तब इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। अब वित्तीय विनियमन क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेशन, यानी सरकार वित्तीय संस्थाओं बाजार के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीतियां हैं ताकि वित्तीय स्थिरता बने रहे। इसी का भाग क्या है, इसी का भाग है आपका मौद्रिक नीति। अब वही बात रिपीट में करने वाला हूं कि सरकार खुद से कुछ नहीं करती, सरकार खुद के पास क्या रखती है, आरबीआई। वो आरबीआई से बोलती है कि ये करते रहो, फिर आरबीआई उसको क्या करती है, उसको क्रियान्वित करती है या कार्यान्वित करती है, एग्जीक्यूट करती है सीधा सा। अब हमने क्या पढ़ लिया, पब्लिक फाइनेंस के घटक पढ़ ली, हमने राजस्व समझ लिया, व्यय क्या होता है, एक्सपेंडिचर, साथ में इंग्लिश में लिखते जाएंगे आप, ऋण समझ लिया कि ऋण, राजकोषीय नीति, वित्तीय विनियमन। अभी हम एक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि ये है क्या। देखिए अब हमने क्या पढ़ा, सार्वजनिक वित्त पढ़ रहे हैं, ये क्या है आपका वित्त। अब वित्त मैंने आपको बताया था कि खर्चा कहाँ हो रहा है और पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है। तो सार्वजनिक प्राप्तियां, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू से मतलब क्या है, पब्लिक रिसीप्ट लिखिए यहाँ पर, रेवेन्यू से अच्छा शब्द होगा आपका रिसीप्ट, रिसीप्ट लिखिए, रिसीप्ट, पब्लिक रिसीप्ट। हाँ, वह धन जो सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है ताकि वह अपने कार्यों योजनाओं को पूरा कर सके। यह धन सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्यय क्या होता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब सार्वजनिक जो हमने प्राप्तियां देखी, कहाँ पर हमने ये परिभाषा पढ़ी सार्वजनिक प्राप्तियां की। अब इसमें भी क्या होता है, सार्वजनिक जो प्राप्तियां होती हैं, यानी जो पैसा सरकार कमाती है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हम वित्त पढ़ रहे थे, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पीएफ, पीएफ पढ़ रहे। इसमें हमने क्या देखा कि सरकार क्या करती है, सरकार की आय होती है, या इसको क्या बोलेंगे हम, प्राप्ति। और ये क्या है आपका व्यय, यानी खर्च। तो जो या आय होती है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, यानी सरकार के प्रमुख दो रूप से दो स्रोत है जिससे सरकार क्या करती है, आय। इसको किन भागों में बांटते हैं हम, इनको बांटते हैं हम राजस्व
राजस्व और क्या आपका पूंजीगत। अब पूंजीगत और राजस्व में अंतर क्या है ये भी देखते हैं। साथ साथ में आप चाहें तो नोट्स में ये वाला जो डायग्राम है ये बनाते जाएं साथ में, या फ्लो चार्ट ऐसा बनाते जाए साथ में। अब व्यय है, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, वही राजस्व और पूंजीगत। इससे होगा क्या, जब आप रिवीजन करेंगे नोट्स का दोबारा, कल करेंगे, परसों करेंगे, संडे को करेंगे, तो आसानी होती है। वित्त से दो भाग हो गए, आय व्यय। आय दो भागों में राजस्व पूंजीगत, व्यय दो भागों में राजस्व और पूंजीगत, सीधा सा। अब राजस्व प्राप्ति क्या होती है, अब आप ये देखेंगे कि राजस्व हमने परिभाषा लिख ली है, राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है। अब इन दो सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इससे ही आप समझ जाएंगे कि रियलिटी में ये है क्या, ये वर्ड और ये पॉलिसी या ये उपकरण होते क्या हैं। राजस्व प्राप्ति का सीधा सा मतलब होता है ना तो परिसंपत्ति में कमी आई, ना देयता का सृजन हो, यानी हमारी ऐसी कमाई कि हमारे पास पैसा भी आ रहा है लेकिन ना हम कुछ बेच रहे हैं। मतलब हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति शब्द को मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है, तो आप समझ होंगे कि परिसंपत्ति होता क्या है। तो हम परिसंपत्ति से 0.1% भी इसमें हानि नहीं हो रही, किसमें, परिसंपत्ति में। ना परिसंपत्ति में कमी आ रही है, यानी मेरे पास 100 भी, अगर आप देखेंगे 100 हेक्टेयर मेरे पास जमीन है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है। तो जहां से पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्ति, जिस जगह से आ रहा है। अब सेकंड लाइन क्या है, ना देयता का सृजन हो। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी का सीधे से मतलब होता है देयता। देयता किस पर होती है, लेनदार पर होती है, जो रिसीप्ट करता है, और देनदार। यानी एक साहूकार है, यानी देखिए ये साहूकार है, साहूकार ने मुझे कितने रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए। तो मैं कौन हुआ, मैं मान लीजिए ए हूं, और ये कौन है, इनको एस मान लीजिए, साहूकार से एस। तो लेनदार मैं हूं, तो मुझ पर 1 लाख रुपए का क्या हो गया, मेरे पास हो गया देयता। यानी मैं राजस्व से जो प्राप्त कर रहा हूं, तो मेरी देयता का सृजन भी नहीं हो रहा है, ये लिखा ना देयता का सृजन हो, यानी मुझे पैसा वापस किसी का नहीं करना। तो ऐसी जगह से पैसा आना, ना देयता का सृजन हो, ना परिसंपत्ति में कमी आए। इसको ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन की कोई चीज है ही नहीं। आपको पता है ना आपकी परिसंपत्ति में कमी आ रही है, और ना आपने ऐसी जगह से पैसा लिया जहां आपको वापस करना है, तो ना देयता का सृजन हो, ना तो परिसंपत्ति में कमी आए। अब राजस्व प्राप्ति भी दो प्रकार से होती है, प्रमुखता। इसको बनाते जाइए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फ्लो चार्ट बनवा रहा था मैं आपको। तो राजस्व प्राप्ति के नीचे क्या लिखेंगे आप, इसको भी दो भागों में बांट देंगे, कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति। अब कर राजस्व प्राप्ति में आगे लिखिए, खुद से लिखिए, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से होने वाली वित्तीय प्राप्तियां। यानी सरकार जो टैक्स लगाती है, तो टैक्स किस में आती हैं, वो आते हैं आपके राजस्व में। राजस्व में क्यों आते हैं, क्योंकि ना तो जो सरकार ने टैक्स लिया उसको आपको वापस करना है, और ना तो सरकार कुछ बेच रही है आपके लिए कि आपको टैक्स दे रहे हैं आप, तो सरकार आपको कुछ दे रही हो, नहीं दे रही है। तो टैक्स क्या हो गया, उसके लिए फ्री मान सकते हैं आप, एक शब्द यूज कर सकते हैं अगर आप, फ्री। नोट्स में नहीं करना है और पेपर में नहीं करना है, ये वाला समझने के लिए कर लीजिए इसको। अब सेकंड क्या है, गैर कर राजस्व प्राप्ति। नाम से आप समझ होंगे, जो चीजें हमको टैक्स से प्राप्त नहीं होती। टैक्स भी हम पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के टैक्स हैं, प्रत्यक्ष और आपका क्या, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष में क्या आएगा आपका इनकम टैक्स, और आपका क्या आएगा निगम कर, यानी आपका क्या कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष में क्या आएगा आपका सीधा जीएसटी, बस। अब गैर कर राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आता है, वही कि जो प्राप्तियां हमें कर से या टैक्स से प्राप्त नहीं होती हैं, अन्य, यानी शुल्क, ब्याज, जुर्माना, लाभांश, डाक टिकट, मुद्रा छपाई सॉरी। आप जुर्माना किस पे लगाते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, जुर्माना लगता है। तो वो जुर्माने का पैसा जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है सरकार के पास। आप पर कोई शुल्क लगता है, आप कहीं पे जाते हैं सरकारी जगह पर, तो आपका कोई शुल्क लग रहा है कि आपको यहाँ पर जाने के लिए पैसा लग रहा है। यानी जैसे देखिए कई सारी जगह क्या होती है, घूमने के लिए जाते हैं जो सरकार के अंतर्गत आती हैं, तो वहां पर जाने के लिए आप पर टिकट लगता है। तो टिकट का कुछ हिस्सा तो क्या होगा, सरकार के अंतर्गत अगर आता होगा तो उसके रख रखाव के लिए, उस स्मारक या इमारत है उसके लिए, और बाकी का जो रुपया बचेगा वो कहाँ जाएगा, सरकार के पास। लाभांश, अगर सरकार को कोई लाभ होता है किसी भी चीज को लेकर, तो वो भी पैसा कहाँ जा रहा है,
सरकार के पास। डाक टिकट, आपने सुना भी होगा कई बार कि डाक टिकट छपी है, डाक टिकट बिकती है। डाक डाकघर से जो भी कमाई होती है सरकार की, वो पैसा कहाँ जाता है? आपका सरकारी पास जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? राजस्व प्राप्ति। मुद्रा छपाई आप जानते हैं कि नोट जितने छाप दोगे उसको क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति, क्योंकि ना तो परिसंपत्ति में कमी आ रही है, ना देयता का सृजन हो रहा है, सीधा सा। अब पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? सीधा सा पूंजीगत प्राप्ति को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे देखिए इसमें भी हमने लिखा था, इसमें नहीं लिखा है शायद। हाँ, आप सीधा से इसको समझ जाइए। आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो परिसंपत्ति में कमी आए या देयता का सृजन हो, यानी ऐसी कमाई कि हम कुछ दे रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरा पैसा हमको पैसा दे रहा है, यानी परिसंपत्ति में कमी आ रही है। यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 हेक्टेयर का, अब मैं उसमें से 2 हेक्टेयर जमीन बेच रहा हूँ, तब मुझे पैसा मिल रहा है, यानी मेरी परिसंपत्ति में कमी आ रही है, तभी मुझे पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? मान लीजिए कितना, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरी जमीन कितनी बची है? 98 या 98 हेक्टेयर। कमी तो हुई परिसंपत्ति में, तो ये क्या हुई? पूंजी प्राप्ति। या देयता का सृजन हो। देयता का सृजन क्या मतलब है कि एक व्यक्ति से मैंने बोला कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 6 महीने बाद दे दूंगा। तो वैसे ही जब मैंने अभी समझाया था आपको देयता क्या होती है, तो यहाँ पर मेरी क्या हो रही है? लायबिलिटी बन रही है 2 लाख रुपए की 6 महीने के अंतर। हो सकता है इस पर मुझे ब्याज भी देना पड़े, सीधा सीधा सा। तो यहाँ पर देयता का सृजन भी हो रहा है और परिसंपत्ति में कमी भी आ रही है। अब उदाहरण क्या है इसके? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट आपको मैं समझा चुका हूँ, 1 मिनट में दोबारा समझाता हूँ कि सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी जो बैंक्स हैं, सरकारी जो उद्यम है, उद्यम यानी सार्वजनिक उद्यम समिति, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे आपने नाम सुना हुआ ओएनजीसी, वेल आदि कंपनी का नाम सुना हुआ, वो क्या है? सरकारी कंपनियां। अगर सरकार इनको क्या करती है? निजी क्षेत्र को बेच देती है, या इसका जो 100% शेयर होता है, इसमें से कुछ परसेंट, क्या मान लीजिए 40% शेयर क्या करती है वो, अगर निजी क्षेत्र को बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? विनिवेश। अगर निजी क्षेत्र को वो सरकारी क्षेत्र में परिवर्तित करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। तो ये टर्मिनोलॉजी या शब्दावली हमेशा याद रखें। अब विनिवेश, ऋणों की वापसी। अब ऋण वापस आ रहे हैं, यानी मान लीजिए मैं ए हूं, ए मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ ए, मैंने किसी बी व्यक्ति को लोन दिया था 6 महीने पहले। कितने का? 10 लाख रुपए का लोन दिया। अब इस ऋण को वो चुका रहा है, अब आके उसने बोला कि ये लीजिए अपने 10 लाख रुपए वापस ले लीजिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें परिसंपत्ति में कमी कहाँ आई और देयता का सृजन भी कहाँ होगा? क्योंकि देयता कब होती? जब मैं इससे लोन लेता। ध्यान से सुनिएगा। अब परिसंपत्ति में कमी आपको दिख नहीं रही है, लेकिन है। जब मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए तो मेरी एक परिसंपत्ति बन गई, यानी मैं जब चाहूं इस 10 लाख को प्राप्त कर सकता हूं, तो मेरी एक परिसंपत्ति ही है। लेकिन अगर इसने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए, तो मेरी जो क्या था, मैं सोच रहा था कि 10 लाख रुपए यहाँ से आएंगे इस जगह से, यानी बी व्यक्ति देगा मुझे, तो मेरा वो ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऋणों की वापसी पर क्या होता है? परिसंपत्ति में कमी आती है, यानी 10 लाख रुपए अब वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो वापस कर रहा है। अब आपने देखा होगा लघु बचत योजनाएं, भविष्य निधि, विशेष जमा योजनाएं। आपने जॉब का सुना होगा, जॉब में क्या करता है? आपका पीएफ कटता है। और कई सारी बैंक्स में आप कई सारी योजनाओं का माध्यम से आप क्या करते हैं? अपनी बचत करते हैं। तो ये बचत का जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है? वो यहीं जा रहा है। अब आप बोलेगी यहाँ पर परिसंपत्ति में कमी एक कहाँ आ रही है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये परिसंपत्ति में तो कमी नहीं आ रही, लेकिन देयता का सृजन तो हो रहा है ना, यानी देयता तो आप पर बन रही है। आपने किसी व्यक्ति के 10 लाख रुपए लिए, तो आपको वापस भी तो करना है 10 लाख रुपए। तो ये क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां। अब अब आपने हमने क्या पढ़ लिया? सार्वजनिक प्राप्ति। यहाँ पे रेवेन्यू या क्या बोल, रिसिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? अब यहाँ पर व्यय लिखिए, व्यय, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लिखिए इसमें। अब
प्राप्ति की जगह यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। अब सीधा सा इसको उल्टा कर दीजिए। अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ यानी राजस्व व्यय कर रहा हूँ, तो ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होगा। मैं जाऊं, मैं पे देखिए, मैं एक व्यक्ति हूँ, आप खुद से एग्जाम्पल देख मान के चल सकते हैं, सरकार तो मानते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास कितने हैं, 100 रुपए हैं। 100 रुपए में आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप इससे बिजनेस कर लें, 50 रुपए से कोई बिजनेस कर लें, या आप क्या करें, अन्य 50 रुपए को किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, वैसे ही कि इसकी मदद हो जाएगी। तो अगर आपने 50 रुपए का जो बिजनेस किया, तो इससे आपको क्या होगा, ये रुपए वापस ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, आपने क्या किया, निवेश किया है। निवेश से क्या बनता है, पूंजी बनती है। पूंजी से क्या बनता है, पूंजी से उत्पादन होता है। उत्पादन से क्या होती है, आय होती है। आय से क्या होती है, बचत होती है। और बचत ही आगे जाके क्या बनती है, निवेश। ये चक्कर हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला। अब ये हो गया आपका क्या, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय। और जो 50 रुपए है, ये आपका क्या हो गया, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होगा, ये गरीब आपको लौट कर 50 रुपए भी नहीं देगा, और ना देयता में कमी। और देयता में कमी को समझते हैं, परिसंपत्तियों को तो आप समझ गए होंगे, परिसंपत्ति का निर्माण तो हुआ नहीं गरीब को देकर। लेकिन अगर आपने 50 रुपए बिजनेस के लिए खर्च किए, यहाँ पर अभी 50 यहाँ किए, तो इससे क्या होगा, परिसंपत्ति का निर्माण तो हुआ। यानी 50 रुपए में आपने कोई ऐसी चीज खरीद ली, यहाँ पर 5 लाख मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, 5 लाख। तो 5 लाख में मैंने एक बिजनेस या सेटअप तैयार किया है। अगर वो चला भी नहीं, अगर मैं उसको वैसे ही बेच दूंगा, तो मुझे 5 लाख रुपए वैसे ही मिल जाएंगे। तो मेरी ये क्या हुई, परिसंपत्ति हुई। ना तो परिसंपत्ति का निर्माण हो तो राजस्व प्राप्ति क्या है, परिसंपत्ति का निर्माण ना हो, यानी 50,000 रुपए मैंने क्या किया, खुद पर खर्च कर लिए। या किसके लिए खर्च कर दिए, मैंने खर्च कर दिए लोगों को बांटने में। मैं ट्रस्ट में क्या दिया, या डोनेशन दे आया। तो डोनेशन देने से क्या हुआ, ना तो परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, ना देयता में कमी हुई। अब देयता में कमी कैसे होती है, मान लीजिए मुझ पर 10 लाख रुपए का लोन है मेरी जेब में। अब मतलब मेरी आय हो गई है अब 10 लाख। अगर मैं चाहूं तो इस 10 लाख का ऋण उतार सकता हूं खुद का। लेकिन मैं करता क्या हूं, लोन देने नहीं जाता हूं, बल्कि इस 10 लाख का क्या करता हूं, मैं डोनेशन दे देता हूं किसी भी ट्रस्ट में, या अन्य चीजों पर खर्च कर देता हूं। अब इस 10 लाख का क्या हुआ, मेरी जो देयता थी, मुझे वापस करने थे 10 लाख रुपए, इसमें कमी हुई नहीं हुई। इसीलिए डोनेशन जो दिया, तो वो क्या कहलाएगा, राजस्व व्यय। इसको सही कर लीजिए एक बार, राजस्व व्यय। तो ये क्या हो गया, ना तो परिसंपत्ति का निर्माण हो, ना देयता में कमी हो। अब कर्मचारियों के वेतन, सरकार जो कर्मचारियों के वेतन देती है, तो वो क्या है, राजस्व से ही तो जाता है। पेंशन देती है, पेंशन में ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है, ना देयता में कमी होती है। सब्सिडी, स्कॉलरशिप, अनुदान, ब्याज का भुगतान। अब देखिए, मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखे, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं है। हो सकता है इन्हीं एग्जाम को उठा के डायरेक्ट प्रीलिम्स की वो स्टेटमेंट में डाल दे। हो सकता है वो, आपने देखा वो 4 वाले भी आते हैं, 5 वाले भी आते हैं क्वेश्चंस, मतलब 5 वर्ड होते हैं। अब इसमें लिखेगा राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत, उसमें लिखा होगा कर्मचारियों के वेतन, स्कॉलरशिप, कर्मचारियों के वेतन, स्कॉलरशिप, अनुदान, और 2 में लिखा होगा क्या, आपके रेलवे नेटवर्क का विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में खर्चा। तो इसमें से आपके कितने युग्म सही हैं, तो आपकी हो जाएंगे 3 सही, केवल 3, केवल 3 युग्म सही। तो क्वेश्चंस ऐसे आ सकता है, तो इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है, एग्जाम्पल भी जरूरी है। वही, इसको समझने में आप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी सरकार ऐसी जगह पैसा खर्च करती है जहां पर क्या होता है, परिसंपत्ति का निर्माण होता है, या देयता में कमी होती है। यानी मेरे पास 10 लाख रुपए है, या तो मैं क्या करूंगा, इसका पुराना जो मेरे ऊपर कर्जा है उसको चुका दूंगा, तो क्या होगा, देयता में कमी हो जाएगी। या इस 10 लाख का मैं क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। यानी ऐसी जगह खर्च करूंगा जहां से क्या होगा, मुझे दोबारा से पैसा प्राप्त होगा। सीधा सा कैसे, अगर मैं सड़क निर्माण करता हूं तो क्या होता है, टोल टैक्स के माध्यम से मुझे पैसा वापस मिलता है। अगर मैं रेलवे नेटवर्क का विस्तार करता हूं तो होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तभी मेरी कमाई वापस होती है। अगर नदी जोड़ो परियोजनाएं से करते हैं, तो इन नदियों की जल का प्रयोग कौन करता है, कई सारी फैक्ट्रीज करती हैं, और फैक्ट्रीज, इसका जो किराया है वो किसको देती हैं, सरकार को देती हैं। अगर अस्पताल खुल रहे हैं,
तो अस्पताल स्मार्ट सिटी वो परियोजना खुल रही है, तो स्मार्ट सिटी परियोजना में अगर आपने स्मार्ट सिटी किसी शहर को बना दिया, तो उसमें क्या आएगा, आपका निवेश आएगा भारी। इस निवेश से क्या होगा, इस निवेश से जो भी फायदा होगा, इसमें जो भी लाभ होगा इस सिटी में, तो उसका लाभ किसके पास जाएगा, सरकार के पास। तो इसमें एक चीज और समझने की है बस, जो कि आई भी है क्वेश्चंस में और आने की संभावना है। रक्षा क्षेत्र आपने सुना होगा, रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र का मतलब क्या है, आर्मी के लिए जो वेपन्स हथियार बनाए जाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, राजस्व व्यय के अंतर्गत आएंगे या पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएंगे। तो इसका आंसर है वो दोनों के अंतर्गत आते हैं, ना कि किसी एक के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, इसको आप क्या डाल देंगे, नोट करके डालिए इस पॉइंट को, कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो भी व्यय है वह राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। अगर आप में पॉइंट्स लिखवाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखेंगे, सार्वजनिक परिसंपत्ति का निर्माण, लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान, तीसरा राज्य सरकार तथा विदेशी सरकारों या पीएसयूज को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सार्वजनिक उद्यम समिति यानी सीधा क्या, या इकाई यानी सरकारी कंपनियों को उधार देना, सामान्य सेवा, रेलवे, डाक विभाग, जलापूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण, बस यही है। अब हमने क्या देखा है कि हमने राजस्व पढ़ लिया, राजस्व क्या है, हमने पूंजीगत पढ़ लिया। अब देखिए, अब राजस्व घाटा क्या होता है आप खुद समझे होंगे, कि अगर मुझे राजस्व प्राप्ति हो रही है 100 रुपए, मेरे खर्च हो रहे हैं 120 रुपए, तो राजस्व घाटा कितना हो गया, कितना होगा, तो आपका होगा 20 रुपए, सीधा सा। एक एग्जाम्पल बस और समझते हैं। अगर मुझे राजस्व हम समझ चुके हैं, राजस्व से प्राप्तियां क्या होती हैं, तो राजस्व प्राप्ति माइनस क्या, आपकी आय, नहीं सॉरी व्यय। आपने कितना खर्च किया और कितना आपको प्राप्त हुआ। मुझे प्राप्त हुआ कितना, 150 रुपए, मैंने खर्च किया कितना, 170 रुपए, तो मुझे घाटा कितने का होगा, 20 रुपए का, सीधा सा। तो इसका सूत्र क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। इसमें ज्यादा समझने की कोई चीज है ही नहीं। अगर मेरा क्या है, मेरा खर्चा ज्यादा है, यानी मेरा व्यय ज्यादा है, किससे, प्राप्तियों से, तो हुआ क्या, सरकार को घाटा होगा। अगर इसी का हम उलट कर लें, कैसे, अगर मैं खर्च कर रहा हूँ 150 रुपए, यानी मेरा व्यय है, एक्सपेंडिचर कितना है 150 रुपए, और मैं कमा रहा हूँ कितने, 170 रुपए, यानी मेरी राजस्व जो आय है वो कितनी है, 170 रुपए मेरी आय, या इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, प्राप्ति। तो मुझे 20 रुपए का लाभ है, तो इसको लाभ को क्या बोलेंगे, अधिशेष, यानी राजस्व अधिशेष। इस टर्मिनोलॉजी या शब्दावली का नाम क्या होगा, आप इसको लिख लीजिए साथ में। राजस्व अधिशेष क्या होता है, अगर यदि राजस्व आय व्यय से अधिक हो, तो आपका क्या होगा, राजस्व अधिशेष होगा। अब इस सूत्र को भी लिख सकते हैं आप। अब एक टर्म है प्रभावी राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा में से क्या घटा देंगे हम, राज्यों को दिया गया अनुदान। अब आप बोलेंगे कि सर इसको क्यों घटाया, इसको इसलिए घटाया, अगर हम किसी राज्य को क्या देते हैं, लोन देते हैं, सॉरी, यदि हम उसको डोनेशन भी देते हैं, अनुदान दे रहे हैं, यहाँ पर हम उसको अनुदान देते हैं, तो होता क्या है, राज्य इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, राज्य इसका प्रयोग करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। तो सीधा सीधा ये क्या है, एक निवेश का ही रूप है, और ये निवेश क्या देता है, हमको वापस पैसा देता है, किस फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, आदि फॉर्म में, कई सारे फॉर्म में मिलता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो राज्यों को दिया गया अनुदान पूंजीगत के अंदर मानते हैं, पूंजीगत व्यय मानते हैं, किसको, राज्यों को दिया गया अनुदान, यानी इससे हमारा पैसा वापस आता है, ना कि पैसा हमारा डूबता है। तो राज्यों को दिया गया अनुदान क्यों घटाया हमने, इसलिए घटाया क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है, यानी इससे हमारा पैसा वापस आएगा। यदि इस राज्य सरकार को हमने डोनेशन दिया या पैसा दिया, तो उसने क्या किया, सड़कें बना ली, सड़कें बना ली, उसने क्या किया, छोटे छोटे उद्योग खुलवा दिए, कहाँ पर, राज्य में। तो हुआ क्या, इससे जो लाभ होगा वो कहाँ पहुंचेगा, वापस सरकार के पास। तो इससे कमाई हो रही है।
और राजस्व का सीधा सा मतलब क्या था, अगर पैसा खर्च कर दिया तो वहां से हमको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा वापस। तो अब इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा। इंग्लिश में क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको अच्छे से याद करना। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है राजस्व घाटा का सूत्र। याद करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ आ सकती है, प्रभावी राजस्व घाटा में, कि थोड़ा आप भूल गए, लेकिन इसमें भी भूलने की कोई चीज है नहीं वैसे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पूंजीगत घाटा। वही सेम कॉन्सेप्ट। पूंजीगत व्यय अगर हमारा ज्यादा है, प्राप्तियां कम हैं, 100 रुपए हमारा खर्चा है, आय हमारी या प्राप्तियां 80 रुपए ही हैं, तो सीधा से क्या होगा, हमको 20 रुपए का पूंजीगत घाटा होगा। पूंजीगत घाटा होगा। वही अगर मेरा खर्चा 80 रुपए है, आय मेरी या प्राप्तियां मेरी 100 रुपए है, तो 20 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा, यानी पूंजीगत अधिशेष। तो दोनों शब्दावलियों को लिखिए। हो सकता है आज आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर लें, अगर आपने इसको नहीं लिखा तो हो सकता है 5 या 7 दिन बाद आप इसको भूल जाएं, और एग्जाम पर आने पर, एग्जाम के दिन आप इसको भूल जाएं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। और देखिए, जो चीज आपने पहले से पढ़ी हुई है, अगर वो गलत होती है तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। क्यों होगी, कि देखिए अगर पेपर बिल्कुल पढ़ाए हुए से आया ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होती, कि देखिए किस्मत ही खराब है कि मैंने जो पढ़ा वो आया ही नहीं, तो मैं क्या करूं इसमें। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा है और इसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया, तो आप खुद को 1 साल खुद को ब्लेम करते रहेंगे कि मैं खुद की वजह से फेल हुआ हूँ प्रीलिम्स में। तो आप समझ होंगे पूंजीगत घाटा क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इससे पहले हम एक चीज और क्या देखना है, हम एक चीज देख लेंगे, बजट घाटा क्या होता है। बजट घाटा क्या होता है, सबसे पहले तो बजट क्या होता है, बजट होता है आपका क्या, राजस्व प्लस क्या, पूंजीगत। पूंजीगत घाटा क्या है, घाटा वही है कि पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा प्लस का क्या, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, तो ये आपका क्या होगा, बजट घाटा। सीधा सीधा सा समझ गए होंगे आप कि बजट घाटा क्या होता है, यानी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बजट। तो दोनों दोनों की घाटे को मिलाकर क्या बोलेंगे, बजट घाटा। सीधा सा समझने की कोई ज्यादा एक्स्ट्रा जो आपको इफेक्ट लगाना ही नहीं है, एफर्ट लगाने नहीं है आपको ज्यादा। अब क्या है आपका राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटे की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर राजकोषीय नीति लिखिए। लेकिन हम घाटे को भी समझते हैं, क्योंकि आपकी जो मेन जो की है या शब्दावली है वो क्या है, राजकोषीय घाटा। तो वह स्थिति है जब सरकार का कुल खर्च उसकी आय से अधिक होता है, सीधा सा। लेकिन यहाँ पर ये तो हुआ आपका बजट घाटा, कि सरकार का खर्च ज्यादा हो गया, आय कम हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, बजट घाटा। इसमें हम जोड़ते क्या हैं, हम इसमें जोड़ते हैं बाजार से उधार अन्य देना। यानी अगर हम मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं कुछ, किसके लिए, खर्च करने के लिए। यानी देखिए हमारा खर्चा तो हो गया, लेकिन हमने पैसा और लिया था किसके लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, बजट घाटा प्लस बाजार से उधार अन्य देता है। तो सिर्फ आपको ये याद करना है। आपने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया पूंजीगत घाटा, बजट घाटा देख लिया, हमने हमने क्या देख लिया, राजस्व घाटा देख लिया, प्रभावी राजस्व घाटा देख लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समझने की चीज है ही नहीं। अगर जब आप पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना एक रिदम में, कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने राजस्व घाटा पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने पूंजीगत घाटा, फिर दोनों को मिला के क्या कर दिया, बजट घाटा कर दिया। अब बजट घाटा में क्या जोड़ दिया, बाजार से उधार अन्य देता हूं, तो ये क्या बन गया, राजकोषीय घाटा। अब एक चीज क्या भूल गए हम, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो आपका जो राजस्व घाटा था उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया था, राज्यों को दिया गया अनुदान। क्यों घटा दिया था इसको हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए जो परिभाषा है ये तो आप खुद ही देख लेंगे, जो हमने समझा दिया सिर्फ उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं सीधा सा। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है,
जैसे मैंने क्या बताया, हमने क्या पढ़ा पहले, राजस्व घाटा, फिर क्या पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटे में और क्या पढ़ा हमने, प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर हमने क्या पढ़ा, बजट घाटा, यानी दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बजट घाटा या डेफिसिट। फिर हमने क्या देखा, राजकोषीय घाटा। अब हम क्या देखेंगे, प्राथमिक घाटा, यानी राजकोषीय घाटा में से क्या माइनस कर देंगे, ब्याज का भुगतान। अब ये ब्याज किसको बोलते हैं, ये ब्याज बोलते हैं कि हमने लास्ट ईयर या अंतिम बार जब भी किसी से लोन लिया होगा, अंतिम ऋण, तो उस पर चुकाया हुआ ब्याज, इस पर माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस क्यों करेंगे ये आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए इससे मुझको तो कुछ लाभ हुआ नहीं, यानी मेरा जो खर्चा हुआ है वो पहले की वजह से हुआ है, पिछले साल की वजह से। तो वो खर्चा कहाँ जुड़ेगा, वो यहाँ जुड़ेगा कि ब्याज का भुगतान किया है यहाँ, तो यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो ब्याज का भुगतान कहाँ किया था, पिछले साल यानी 2023, मान लीजिए 23। तो मैं 23 में मैंने लोन लिया, इस पर मैंने कितना, 20 रुपये लोन या ब्याज दे दिया है किसी व्यक्ति को। तो भले ही मैंने इसको आज दिया हो, लेकिन ये जुड़ेगा कहाँ, यहाँ। ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर पूंजीगत व्यय में, यानी यहाँ पर क्या लिखा होगा, देयता में कमी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने ब्याज दे दिया। तो 2023 में जुड़ेगा, इसलिए आज से क्या घटा देंगे, ब्याज का भुगतान। यानी आपका प्राथमिक घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। लास्ट में हम सभी सूत्रों का एक बार रिवीजन फिर करेंगे, 3 बार रिवीजन हम कर चुके हैं अभी। घाटे का वित्तीयन क्या होता है, फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट या डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, मेंस में डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, यूपीपीसीएस में, सीडीएस में, सीएपीएफ में ये वाला वर्ड कई बार पूछा गया है। अगर आपको याद करना है तो इंग्लिश वाला ही इसमें ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। अब घाटे का वित्तीयन क्या है, अब घाटा तो मैंने आपको बता दिया कि घाटा 20 रुपये का हो गया, 50 रुपये का हो गया। अब लेकिन ये इस घाटे का करेंगे ये क्या, या ये पैसा लाएंगे क्या, यानी मैंने 100 रुपये प्राप्तियां थी मेरी और 120 खर्च कर दिए, तो मैंने जो 20 रुपये खर्च किए ये आए कहाँ से, तो ये आए मेरे कहाँ से, घाटे के वित्तीयन से। यानी मैं जो पैसा लाया हूँ 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाया हूँ, इसी को बोलते हैं घाटे का वित्तीयन। इसमें होता क्या, सीधा सा मतलब है कि सरकार जब राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करती है, यानी पैसे की जुगाड़ करती है पैसे को, तो क्या बोलते हैं, घाटे का वित्तीयन। अब ये है क्या और इसके लिए उपकरण क्या है, जैसे मैंने आपको बताया राजकोष, जैसे आपकी पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त का जो क्या था, उपकरण क्या था, राजस्व था, पूंजीगत, राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति में भी क्या है, राजकोषीय नीति के लिए एक 1997 में एक उपकरण लाए हम, क्या, अर्थोपाय अग्रिम। इसको क्या बोलते हैं, बेस एंड मींस एडवांसेस, इसको क्या बोलते हैं, अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था लाए हम कब, 1997 में, 1 अप्रैल 1997। अब ये क्या व्यवस्था थी, ये उपकरण है क्या, इसमें सीधा सा मतलब है कि घाटे के वित्तीयन के लिए पैसा कौन देगा, आरबीआई देगी, आरबीआई देगी, आरबीआई पैसा देगी। लेकिन कैसे देगी, अगर इसने 100 रुपये दिए हैं तो इस पर क्या होगा, इस पर ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगेगा, अस्थायी ऋण सुविधा है, ये क्या है, बेस एंड मींस क्या है, अस्थायी ऋण सुविधा। ब्याज कितना लगेगा, तत्कालिक रेपो रेट के बराबर, यानी रेपो रेट जितना भी होगा उतना ब्याज लगेगा। ये पैसा कितनी दिनों तक के लिए दे सकता है, ये 90 दिन तक के लिए। और फिर एक और चीज निकल के आती है, अगर इसने 90 दिन में पैसा वापस नहीं किया, फिर कि मान लीजिए 90 दिन में पैसा वापस नहीं कर पाया, तो अगर अवधि का उल्लंघन हुआ तो 2% एक्स्ट्रा ब्याज, यानी 100 रुपये है, इसने बोला कि रेपो रेट के हिसाब से तुम कितना रुपये दोगे मुझे, मान लीजिए 4% रेपो रेट है, तो कितना, 104 रुपये, लेकिन 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 106, सीधा सा, यानी ++2 लग जाएगा इसमें, +2 6। अब एक टर्म है या शब्दावली बोल सकते हैं आप इसको, मुद्रीकृत घाटा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको लिखा है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है
कि सरकार के सार्वजनिक ऋण का भयभाग जो आरबीआई द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है, यानी वही हम अर्थोपाय अग्रिम यानी बेस एंड मींस एडवांसेस के माध्यम से जो पैसा प्राप्त करते हैं, तो इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? मुद्रीकृत घाटा। सीधा सा इसका मतलब क्या? सरकार के सार्वजनिक ऋण का भयभाग जिसके लिए आरबीआई द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से लाइन में। तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रीकृत घाटा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सीधा। अब इसमें हमको क्या पढ़ना था? हमको इसमें एफआरबीएम भी पढ़ना था। एफआरबीएम इसमें रह गया शायद, 1 मिनट। देखिए इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं। अब आप लिखेंगे एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। सीधा सा एफआरबीएम क्या था? एफआरबीएम कुछ नहीं था, आपकी जो राजकोष में क्या होता है? घाटा होता है, राजकोषीय घाटा है। इसको खत्म करने के लिए क्या लाए हम? एक एक्ट लाए। कब लाए? 2003 में लाए। 2003 में लाने का इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि हम अपने जो घाटे हैं उसको समाप्त कर सकें। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपसे सीधा सा, ये बोलेगा आपसे कि 4 साल में, यानी 2003 में इसने बोला था कि 2009 तक हम क्या क्या करेंगे? अपने जो राजस्व घाटा है उसको इतने परसेंट पर ले आएंगे, यानी 0.9% पर ले आएंगे। अपना जो राजकोषीय घाटा है उसको हम 2% पर ले आएंगे, यानी ये लक्ष्य देता है। और इसको देखिए, जैसे कि देखिए 2009 तक तो इसने बोल दिया, लेकिन आपको आज ही पता होगा कि राजस्व घाटा तो आज भी है, राजकोषीय घाटा आज भी है। तो ये हुआ क्या? इसने बोला था क्या आपका? तो इसने बोला था कि समय समय पर समितियों की स्थापना की जाएगी। जो समितियां ये बनाएंगी तो इसके जो टारगेट हैं उसको बढ़ाया जाएगा, सीधा सीधा सा। अगर नहीं हुआ तो 2009 में हुआ क्या? आर्थिक मंदी आ गई। अब मंदी की वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड पूरा जो विश्व था वो मंदी में चल रहा था। इस वजह से क्या हुआ? हमको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा। क्या? किसकी वजह से? जिससे हमारा देश मंदी में ना चला जाए। मंदी में चला जाता तो मार्केट डाउन का आपको मतलब ही पता ही है कि मार्केट डाउन हो गया तो क्या होगा? टैक्स कम जाएगा। आर्थिक गतिविधियां कम हो रही हैं तो मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा, आयात निर्यात बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये समितियां क्या करेंगी? तो 2018 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में क्या हुआ? 2023 तक इसको खींच दिया गया, और 2023 भी निकल गया। तो 2025 तक क्या बोला है इन्होंने? आगे के लिए इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। अब ये लक्ष्य अभी क्या बोला है इन्होंने? क्या क्या बोला है कि 2.5%, या इस डाटा को क्या करेंगे हम? इसको अगली क्लास में हम अपडेट कर लेंगे थोड़ा सा, अभी ये अपडेट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब था, इसमें जो मेन पॉइंट ये था कि आपका जो घाटा है, कुल देखिए कुल ऋण जीडीपी अनुपात, यानी आपके जीडीपी से जो भी अनुपात है, यानी आपका 1% है कि आपकी जीडीपी 100 रुपए की है और आप पर खर्चा कितना है? 1 रुपए का है। ये एग्जाम्पल है। तो इसमें से क्या होगा? इसको 60% पर रखना है, यानी अनुपात आपका 60% होना चाहिए। 60% कैसा? कि सेंटर क्या होगा? सेंटर लिखिए, यहाँ पर केंद्र लिखिए कि 40% उसके हिस्से में हो और 20% किसके हिस्से में? राज्य के हिस्से में। तो इसका सीरियस क्या था? कुल ऋण जीडीपी अनुपात कितना होना चाहिए? 60%। इसमें सेंटर 40 और आपका स्टेट कितना? 20%। अब सीधा सा चलते हैं आगे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बजट। बजट क्या होता है? बजट बहुत जल्द आने वाला है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जब आप बजट को देखेंगे तब आपको समझ में आसानी होगी। बजट को हम ऐसे देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना कि प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियां कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। व्यय कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब इसी को क्या लेते हैं? बजट। बजट क्या होता है? सीधा सा अगर हम अपने व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा अभी बजट नहीं है ये चीज लेने का, मेरा अभी बजट नहीं है क्या? कहीं पर जाने का। मैं घूमना चाहता हूँ लेकिन मेरा बजट नहीं है, सीधा। तो बजट शब्द का प्रयोग करते क्यों है? बजट शब्द का प्रयोग करते हैं किस लिए? कि मैं
मेरे पास कितना आय है और व्यय प्लस। तो सरकार क्या करती है, सरकार आती है हर एक साल फरवरी में आती है, 1 फरवरी के समय वो बोलती है कि देखिए कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है। किसके लिए? मुझे जरूरत है अगले वर्ष यानी 2025 के लिए, 25 से लेके 26 तक के लिए, यानी 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च, कब तक के लिए? 31 मार्च 2026 तक के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, सीधा सीधा सा। तो इसके लिए मुझे कितना चाहिए? मुझे 100 रुपए चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अब बजट के कई प्रकार होते हैं, मतलब कई प्रकार से लाया जाता है बजट। तो पहला है आपका लाइन आइटम बजट। आप साथ में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्योंकि इसमें पीपीटी में हमने इसको परिभाषा लिखा नहीं है, तो सीधा पॉइंट लिखिए। इसमें इसमें पिछले वर्ष के खर्चों को आधार बनाया जाता है। सेकंड लिखिए, खर्चों को मंत्रालयानुसार, खर्चों को मंत्रालयानुसार यानी मंत्रालयों के अनुसार या विभागानुसार प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, उपविभाजन प्रस्तुत नहीं तथा खर्चों के लिए आधार नहीं दिया जाता, आधार नहीं दिया जाता। तो यानी इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसके पहले पॉइंट को समझते हैं कि इसमें हम लास्ट ईयर देखेंगे। लास्ट ईयर कैसे देखेंगे? हम लास्ट ईयर देखेंगे हम किसका? 2023-24 का, कि हमारा इतना इतना खर्च हुआ था, सीधा सीधा सा। यानी मेरा कितना? 90 रुपये खर्च हो गया था। तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 90 या 100 रुपये के बीच में मेरा खर्चा हो जाएगा अगली साल भी। लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो ज़्यादा के लिए भी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो एक्स्ट्रा पैसा कैसे लेते हैं? तो बजट से भी कहाँ से लेते हैं? संचित निधि से कुछ पैसा लेते हैं। इसके भी 3 या 4 प्रकार होते हैं, सीधा सा आप पॉलिटी में पढ़ेंगे इसको, इकोनॉमी का भाग नहीं है ये, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे। तो हम अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा कैसे लगाते हैं? अगर हम इंडिविजुअल रूप से देखें, खुद के रूप से देखें, तो हमको पता है कि हम लास्ट बार कहीं घूमने गए किसी ट्रिप पर, यानी मान लीजिए हम कहाँ गए? हम कश्मीर गए। या हम सेकंड एग्जांपल है, अगर हम अयोध्या गए अपने घर से, तो मान लीजिए मेरा कितना खर्चा आ गया? मान लीजिए 5,000 रुपये खर्चा आ गया। तो मैं मानकर चलूँगा कि अगली बार भी मेरा कितना? 5,000 से लेके 5500 तक के बीच में मेरा खर्चा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? बजट। यानी इसमें क्या होता है लाइन आइटम बजट में, कि पिछले वर्ष के खर्चों को आधार बनाया जाता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? मंत्रालय अनुसार या विभागानुसार क्या किया जाता है? इसका प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसमें क्या बोलेगा कि सरकार तो देखिए एक ही है, लेकिन इसके मंत्रिमंडल कैसे अलग अलग हैं, कि कोई जल एवं स्वच्छता मंत्री है, कोई क्या है आपका? सड़क एवं परिवहन मंत्री, कोई क्या है आपका? जल से संबंधित, कोई क्या है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो सब क्या बोलेंगे कि मुझे 10 रुपए की जरूरत है, ये बोलेंगे मुझे कितने? 15 रुपए की जरूरत है, ये कितना बोलेंगे? मुझे 25 रुपए की जरूरत है। तो ऐसे ये बात करेंगे। तो प्रस्तुत कैसे करेंगे? हमको 100 रुपए की जरूरत है और इस मंत्रालय को इतनी जरूरत है, तो इसको बजट को ऐसे प्रस्तुत करेंगे, सीधा सा। तीसरा, उपविभाजन प्रस्तुत नहीं करेंगे। उपविभाजन का मतलब क्या है? मान लीजिए इस सड़क मंत्रालय या सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ये नहीं बताएगा कि मैं सड़क में कितना खर्च करूंगा, आसपास का जो इंफ्रा है वो कितना खर्च करूंगा, तो उपविभाजन प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो ये क्या है आपका? लाइन आइटम बजट। अब सेकंड क्या है? प्रोग्राम बजट। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, प्रोग्राम बजट। इसमें हमने इंग्लिश क्यों लिखी है? क्योंकि इसके बार बार नाम चेंज होते हैं हिंदी में, इसलिए इसको आप इंग्लिश में ही याद कीजिए। सेकंड क्या है आपका? प्रोग्राम बजट। इसमें क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट लिखिए, इसमें प्रत्येक मंत्रालय या विभाग द्वारा अलग अलग लागत बजट तैयार किए जाते हैं, यानी मिनी बजट तैयार किए जाते हैं। इसे ही जोड़कर बड़ा बजट बनाया जाता है। इसे ही जोड़कर बड़ा बजट बनाया जाता है। ठीक है। इसमें निष्पादन का कोई मानक नहीं होता, निष्पादन का कोई मानक नहीं होता। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्या किया था हमने
कि पिछले वर्षों को हम अंदाजा लगा रहे थे कि लास्ट ईयर इतना खर्च हुआ था, इतना हो जाएगा। इसमें क्या बोला था कि हमको 100 रुपए चाहिए, तो जनता पूछती कि 100 रुपए क्यों चाहिए, तो वो बोलेगा कि मुझे 20 रुपए ये मंत्रालय मांग रहा है, 30 रुपए इस मंत्रालय को चाहिए। तो अब प्रोग्राम बजट में क्या डिफरेंस है, अब मंत्रालय खुद का क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे कि मुझे 25 रुपए की जरूरत है, ये बोलेगा मुझे 30 रुपए की जरूरत है, ये बोलेगा 25। फिर सबके जो बजट है इनको इकट्ठा करेंगे और एक फाइल में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस बड़े बजट को क्या बोलेंगे, बजट। तो इनको क्या बोलेंगे, मिनी बजट। तो आप समझ होंगे आपने पॉइंट को। सेकंड, आपने क्या लिखा था इसमें, इसमें निष्पादन का कोई मानक नहीं होता, यानी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने जो पैसा खर्च किया इसका रिजल्ट क्या रहा, लास्ट ईयर आपने जो पैसा खर्च किया था इसका निष्पादन क्या रहा था, कि यानी आपने इंफ्रा पे इतना खर्च किया। जैसे मान लीजिए अभी अभी महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में यानी आपने 50,000 करोड़ या कितना भी खर्च किया हो, तो कितना फायदा हुआ आपको, तो इसका कोई निष्पादन का मानक नहीं है, ना कोई पूछेगा। तीसरा क्या है आपका, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट में क्या जोड़, सिर्फ प्रोग्राम बजट की तरह होता है, इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, निष्पादन का मानक। सॉरी, निष्पादन का मानक यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। यानी देखिए, अगर आप मुझसे पैसा मांगने आए या मैं किसी से पैसा मांगने गया, कि देखिए प्रोग्राम बजट में क्या था, मैं एक मंत्रालय संभालता हूँ, कौन सा, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संभालता हूँ। तो मैंने कहा मुझे 25 रुपए की जरूरत है, तो ये क्या हुआ आपका प्रोग्राम बजट। लेकिन परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैं ये भी बताऊंगा कि इन 25 रुपए में से मैं क्या करूंगा, 3 रुपए मैं खर्च करूंगा किसमें, मैं पेड़ लगाऊंगा। 4 रुपए मैं खर्च कहाँ करूंगा, मैं नदियों से संबंधित जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करूंगा। बाकी के 3 रुपए क्या करूंगा मैं करूंगा वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें विशिष्ट उद्देश्य बताने होते हैं। इस बजट को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बजट। अब जीरो बेस बजट क्या होता है, जीरो बेस बजट का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि जो खर्चों का हम अनुमान लगाते हैं, इसमें हम पिछले वर्षों का आधार नहीं लगाते। यानी मैं ये नहीं देखूंगा कि लास्ट ईयर मेरा कितना खर्च हो गया, मैं अब अंदाजा लगाऊंगा, एस्टिमेशन करूंगा, यानी लगभग में जाऊंगा। मैं कॉस्ट जोड़ूंगा कि अगर एक पेड़ 2 रुपए का आ रहा है, तो 10 पेड़ जोड़ने में या लगाने में मुझको कितना पैसा लगेगा, मुझको 20 रुपए लगेगा, सीधा सा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम आधार वर्ष किसके रूप में ले रहे थे, लास्ट ईयर को, अंतिम वर्ष को किसके रूप में ले रहे थे हम, आधार वर्ष के रूप में, कि कितना खर्चा हुआ। अब जीरो बेस बजट के ये क्या है, खर्चों को पिछले वर्ष के आधार पर हम क्या नहीं करते, एस्टिमेशन नहीं करते, यानी गणना नहीं करते। तो इसमें लिखेंगे कि आप खर्चों का अनुमान लगाते समय पिछले वर्षों के खर्चों को आधार नहीं बनाया जाता। अब परफॉर्मेंस में क्या लिखना था आपको, इसमें प्रोग्राम बजट के गुण होते हैं, परंतु इसमें साथ ही विशेष या विशिष्ट उद्देश्य को जोड़ दिया जाता है। तो आपका ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आउटकम बजट ऑफ इंडिया क्या होता है, वर्तमान में जो हमारा यूज हो रहा है, तो वो क्या है, आउटकम बजट ऑफ इंडिया। यानी इसमें किसकी वो है, इसमें आपका प्रोग्राम बजट भी मिक्स है, इसमें आपका क्या है, परफॉर्मेंस भी है और जीरो बेस, यानी आप इसमें उद्देश्य भी बताते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने मिनी बजट बनाते हैं, इससे क्या करते हैं, फिर हम अपना एक बड़ा बजट बनता है हमारा। जीरो बेस बजट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या बताते हैं, हम आधार नहीं बनाते किसको, लास्ट ईयर को। अब आउटकम बजट ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा यही चीज है कि हम इसमें क्या 3 चीजें बताएंगे। 3 चीजें क्या बताएंगे हम इसमें 3 चीजें बताएंगे, इसमें लिखते जाइए आप साथ में। खर्च का स्तर, कि हम किस चीज पर कितना खर्च करेंगे। भौतिक परिणाम बताएंगे,
भौतिक परिणाम बताएंगे कि दिखने में क्या क्या हुआ। अगर मैं बताऊंगा कि आपको मुझे 100 क्या बनाना है, 100 हाईवे बनाना है, राजमार्ग बनाना है मुझे, तो मैं भौतिक परिणाम मेरा क्या होगा कि मैं 10 हाईवे बनाकर बताऊंगा कि देखिए मैंने रोड बना दी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, भौतिक परिणाम। और तीसरा क्या है, गुणात्मक परिणाम। गुणात्मक परिणाम क्या होता है, किसी मंत्रालय ने बोला कि मैं क्या करूंगा, लोगों के लिए आवास बना के दूंगा, आवास बनाऊंगा, उनके लिए क्या करूंगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्चा करूंगा। तो देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्या है, एक गुणात्मक परिणाम है, यानी ये सीधे नहीं दिखेंगी, ये दिखेंगे आपको अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, कि आप क्या करेंगे, इंफ्रा में वृद्धि करेंगे, किसकी, पहले से जो स्कूल है उसमें क्या बोलेंगे आप कि इसका डिजिटलाइजेशन कीजिए। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है आप उसमें डिजिटल बोर्ड पढ़ाएंगे, उसमें आप नई नई चीजें बताएंगे। इनोवेशन के लिए अलग अलग क्लासेस रखेंगे। इनोवेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे जीनियस आते हैं, यानी उनको कुछ नया बनाने में अच्छा लगता है। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा ग्वालियर का, तो ग्वालियर में एक व्यक्तिगत ड्रोन बनाया गया है, यानी उसमें एक व्यक्ति बैठ सकता है। और बनाया किसने है, एक 12 या 13 साल का लड़का है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनोवेशन, यानी नवाचार। नवाचार, तो इसकी क्लासेस अलग से हो सकती हैं। तो ये क्या हुआ आपका गुणात्मक परिणाम। अब इसमें और क्या लिखेंगे आप, एक चीज लिखेंगे, 2005-6 से लागू किया गया था इसको, लेकिन ये सभी मंत्रालयों में लागू नहीं था, कुछ मंत्रालयों में लागू था। लेकिन 2017-18 से सभी मंत्रालयों में इसको लागू कर दिया गया है। इसको आप लिख लीजिए साथ में। अब लास्ट है हमारा क्या, जेंडर बजट। जेंडर बजट का सीधा सा मतलब क्या होता है, हम बजट बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि महिलाओं के लिए इसमें कितना पैसा रखा गया है, सिर्फ इतना। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि जेंडर बजट से तात्पर्य है कि बजट का कितना प्रतिशत महिलाओं के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जेंडर बजट। अब आपके लिए कुछ शब्दावलियां हैं, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है, आप खुद पढ़िए। सरकार को सिर्फ निवेश करने के लिए ऋण लेना चाहिए, ना कि ऋण पूर्ति के लिए। यानी सरकार ऋण ले ले तो अच्छी बात है कि लोन लेने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोन वो लोन चुकाने के लिए कर रही है, यानी जो पिछला लोन था उसको चुकाने के लिए कर रही है, तो वो गलत है। करना क्या चाहिए, निवेश करने के लिए। यानी मैंने 100 रुपये उधार लिए किसी से, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100 के 100 रुपये क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा इसका। और इससे जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, किसके रूप में, जो 100 रुपये मैंने जिससे लिए थे। यानी मैं निवेश करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। इसको याद रखिएगा, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। अब आपका एक क्वेश्चन है, प्रभारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेन EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, भारत सरकार का देखिए एक खाता तो होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हम संचित निधि बोलते हैं। उस एक खाता होता है, यानी एक बैंक अकाउंट होता है, एक बिल्डिंग मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है, सरकार का पैसा रखा होता है। अब सरकार के पास इतना अधिकार नहीं होता कि वो डायरेक्ट जाए और पैसे निकाल के आ जाए, लेकिन कुछ भाग होता है इसका, कि सरकार क्या बोलती है, देखिए पूरे पर भाग क्या होता है कि पहले मतदान होगा कहाँ पर, संसद में। इसके बाद क्या होगा, संसद से अगर बिल पास हो जाता तब इससे हम पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भाग होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं, कहाँ से, इस अकाउंट से। तो इसको क्या लिखेंगे हम अगर परिभाषा में, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रभारित व्यय। इसको लिखेंगे कैसे, भारत सरकार के लोक व्यय, लोक व्यय, भारत सरकार के लोक व्यय का वह भाग जो संसद के मतदान अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतदान अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसका आहरण आहरण प्रत्यक्षतः प्रत्यक्षतः भारत की संचित निधि से होता है। इसमें विभिन्न पदों के वेतनमान इत्यादि शामिल होते हैं। यानी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे पद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति,
आदि क्या होता है, इनके लिए सैलरी है वो फिक्स होती है। इन पर कोई वो नहीं होगा कि आप क्या करेंगे, आप मतदान करेंगे तभी आपको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड क्या आपका व्यय प्रबंधन आयोग। अब व्यय प्रबंधन आयोग क्या है, ये है आपका 2014, इसको लिखिए 2014 का। यह सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यय सुधारों के विभिन्न पक्षों के साथ ही सार्वजनिक व्यय प्रबंधन से संबंधित विषयों को देखेगा। सीधा से इसको लिखिए, यह सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यय सुधारों के विभिन्न पक्षों के साथ ही सार्वजनिक व्यय प्रबंधन से संबंधित विषयों को देखेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल लेफर वक्र। लेफर वक्र के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। और इसको हम समझते हैं, समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम क्या करते हैं, हम टैक्स की रेट बढ़ाते हैं तो उसका राजस्व जो संग्रहण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी सरकार क्या करती है, मान लीजिए 10% टैक्स लगाती है किस पर, इनकम पर, वो एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितना पैसा उसको प्राप्त हो रहा है सरकार को, तो उसको मान लीजिए प्राप्त हो रहा है कितना, 1 लाख रुपए सभी लोगों से, 1 लाख। अगर वो इस 10% को बढ़ाकर कितना कर देती है, वो कर देती है 30%, तो उसको कितना पैसा प्राप्त होगा, तो मान लीजिए 3 लाख रुपए। तो इन दोनों में जो संबंध होता है, इस संबंध को किसने दर्शाया था, ऑर्थोगोनल लेफर ने दर्शाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, लेफर वक्र। अब इसको सीधा सा देखते हैं, राजस्व संग्रहण और कर की दरों के बीच एक संबंध होता है जिसे लेफर कर्व के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि कर दरों का प्रभाव राजस्व संग्रहण में न केवल सीधे अनुपात में होता है बल्कि एक यू आकृति के रूप में होता है। और यू आकृति के रूप में क्या होता है, आप एक समझते हैं इसको, देखिए मान लीजिए 0 रुपए है, 0 टैक्स है, तो कितना रेवेन्यू होगा, 0। टैक्स रेट कितना, 0, कुछ नहीं होगा। अगर मैं टैक्स रेट बढ़ाता हूँ कि मैंने कितना कर दिया, 20%, तो मेरा रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 15 करोड़। ये एग्जाम्पल है। फिर मैंने इसको 40 कर दिया तो मेरा कितना हो जाएगा, 40 यहाँ पर कितना हो रहा है मेरा, कम से कम कितना, 15 करोड़ यहाँ से आ रहा था, मेरा हो गया 24 करोड़ के लगभग। फिर मैंने कितना कर दिया, 50%, तो मेरा कितना आ रहा है, 25 करोड़ के लगभग मेरा क्या आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। यानी मेरा टैक्स जो राजस्व संग्रहण है, रेवेन्यू है, वो कितना आ रहा है, 25 करोड़। फिर मैं क्या करूंगा, सरकार क्या करेगी, देखिए जैसे जैसे वो बढ़ा रही है तो आपका क्या बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो 60 करेगी तो ये घट रहा है। अब आपके मन में ये आएगा कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है। यानी होना तो क्या चाहिए कि अगर रेट बढ़ रही है तो ये बढ़ता जाना चाहिए। ये यू आकार में इसलिए है क्योंकि देखिए अगर वो रेट बढ़ा रहा है तो सामान्यतः सही बात है कि पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा टैक्स बढ़ता है, अगर ज़्यादा परसेंट टैक्स रेट या टैक्स स्लेब ज़्यादा बढ़ता है तो होता क्या है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इसने क्या होता है, 50 पे माना, इसने 50% कर दिया, तो होगा क्या, बहुत सारे उद्योगपति होंगे, वो क्या करेंगे, देश से शिफ्ट होंगे अन्य देशों की ओर। तो होगा क्या, जो उद्योगपति आपको 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपए क्या देते थे, टैक्स देते थे, रेवेन्यू देते थे, राजस्व देते थे, वो चले गए बाहर, तो होगा क्या, रेवेन्यू कम होता जाएगा। सेकंड, अब कर चोरी बढ़ेगी। अब कर चोरी क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, शून्य लाभ, कि बहुत सी कंपनी क्या करती हैं, अपने लाभ को शून्य दर्शा देती हैं कि मुझे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। ये दर्शाती कैसे हैं, तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था कैसे, कि फैमिली मेंबर्स या क्लोज रिलेशंस को क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी में ही काम देते हैं, उनकी एक सैलरी बेसिस रखते हैं। उस सैलरी बेसिस पर वो क्या दर्शा देते हैं कि मेरी सैलरी ही 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, मेरा लाभ था 10 लाख रुपए, तो मेरा जो जो आउटकम है वो कितना है, 0। तो क्या करते हैं, कर चोरी में वृद्धि होगी। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि एक जो सीमा है वहां तक, तो अगर आप रेट बढ़ाएंगे टैक्स रेट, तो वो आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। लेकिन एक जगह जाकर एक निश्चित सीमा के बाद अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू आपका कम होगा। इसके मैंने प्रमुख 2 कारण आपको बता दिए हैं सीधा सा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब
पढ़ेंगे हम आपको, अब आप क्या पढ़ेंगे, एनपीए पढ़ेंगे। एनपीए आपने पहले सुना होगा कि कोई बैंक एनपीए कितना % है, 2 लाख करोड़ का एनपीए है आदि, ऐसी चीजें सुनी होंगी आपने। तो ये होती क्या है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है सॉरी, अगर कोई बैंक से ऋण लेता है और वो उसे वापस नहीं करेगा तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनपीए। तो जो बैंक के लिए वो क्या कहलाता है, एनपीए। यानी किसी बैंक ने, ये बैंक है और ये उधार करता है, इसने कितने का लोन दिया, इसको 1 लाख रुपए का, अगर ये वापस ना करे तो बैंक क्या बोलेगी, मेरा 1 लाख रुपए का क्या हो गया, एनपीए। मैंने आपको एक टर्म या एक शब्दावली और बताई थी, बिलफुल डिफॉल्टर। इसका सीधे से मतलब क्या था, अगर कोई व्यक्ति या संस्थान या अन्य कंपनी जानबूझकर क्या ऋण ना चुकाए, भले ही उसमें क्षमता हो चुकाने की, तब भी नहीं चुकाए, तो उसको क्या बोलते हैं, बिलफुल डिफॉल्टर्स। इसको आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। अब सीधा सा हम क्या देखेंगे, अब इसके कुछ प्रकार होते हैं कि हम उसको प्रकारों में, टाइप्स में बांटते हैं, कितने प्रकार की टाइप्स होती है। तो आप इसको देख सकते हैं किसमें, ये लिखी है आपकी परिभाषा, इसको हम समझ चुके हैं। किसी वित्तीय संस्थान की उस स्थिति में बदल जाती है जब उधारकर्ता द्वारा ली गई ऋण या कर्ज की समय पर चुकौती या पैसा वापस नहीं किया जाता। यदि एक ऋण 90 दिनों या उससे अधिक समय तक ब्याज मूलधन की चुकौती में विलंब करता है तो वह संपत्ति एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाती है। अब इसके प्रकार क्या है, इसके प्रकार हैं 4 आपके प्रमुख रूप से, ये 1 2 3 4। अब कोशिश कीजिएगा कि आप इसको इंग्लिश में ही याद करें। तो स्टैंडर्ड एसेट यानी मानक संपत्ति, ये क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कोई लोन समय समय पर उधारकर्ता द्वारा चुकाया जा रहा है, सीधा सा, कि हर महीने उसकी किस्त आ जाती है तो वह ऋण को चुका रहा है, सीधा सा, यानी लोन की किस्त में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी मानक संपत्ति, स्टैंडर्ड एसेट। अब सेकंड क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी अब लोन की किस्त है, उसको 12 महीने होने को आ रहे हैं लेकिन अभी भी कोई किस्त नहीं आई है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड। इन संपत्तियों का जोखिम बढ़ जाता है, ये समय के साथ एनपीए हो सकती हैं। तीसरा क्या है, डाउटफुल एसेट, यानी अब 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया तो इसको हम किस में डाल देंगे, डाउटफुल एसेट में डाल देंगे, कि अब 1 साल से ज्यादा हो गया तो इस पर संदेह हो गया है हमको कि अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला, इसलिए क्या बोलते हैं अब इसको, संदेहास्पद संपत्ति या डाउटफुल एसेट, यानी 12 महीने तक विलंबित होती है, संदेहास्पद संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लास्ट क्या है, लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बैंक खुद से बोल देती है कि ये लोन वापस नहीं आने वाला है, तो बैलेंस शीट को क्लीन करती है, बैलेंस शीट को क्लीन करने का मतलब क्या है, उसके पास एक फाइल होगी, उसमें लिखा हुआ कि इतना पैसा इससे लेना है, इतना पैसा इससे लेना है, इतना पैसा इससे लेना है, तो वो क्या करेगी, इन सबको मिटा देगी, क्योंकि उसको पता है लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये पैसा वापस नहीं आने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉस एसेट, सीधा सा मतलब। अब मैंने आपको एक एक लाइन अच्छे समझा दिया है, आप टाइप्स भी समझ गए होंगे कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, इनमें ये रेगुलर आपकी किस्त आ रही है, ये 12 महीना होने को आ रहा है लेकिन कोई भी किस्त नहीं आई, 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और ये बैंक ने खुद अपनी क्या करी, तुलन पत्र या बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया है, सीधा सा, उसको ही पता है कि पैसा वापस नहीं आ रहा, तो उसने क्या, बैलेंस शीट को साफ कर दिया है। अब बैंकों का ग्रॉस एनपी 12 साल के निचले स्तर पर है, तो एनपी मैंने आपको क्यों पढ़ाया, देखिए स्टैटिक पार्ट तो इसका है ही, लेकिन करंट में भी था ये, अब ये हाल ही में आया है, इसका जो हाईलाइट है ये एनबीटी नवभारत टाइम्स का ये न्यूज़ है, और ये हाईलाइट दी हुई है, भारतीय बैंकों की माली हालत तेजी से सुधरी है, तभी तो भारतीय बैंकों का ग्रॉस एनपी रेशियो 2.6% तक गिरा है, यह 12 साल का निचला स्तर है। 2.6% का मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2.6% का ही क्या बन रहा है, एनपी, यानी बाकी का लोन वापस आ रहा है, सीधा सा। अब एक और क्या आई आपकी, नेट प्रॉफिट मोर देन डबल्स टू ₹282 करोड़ एज बैड लोन्स। बैड लोन्स क्या होते हैं, एनपीए का ही दूसरा नाम क्या है,
बेड लोन। बेड लोन, बेड का सीरियस मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा लोन, यानी ये वापस नहीं आ रहा है तो उसके क्या बोलते हैं? बेड लोन्स। अब इसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। समय समय पर कई सारे संस्थान या कई कई न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में जो चल रही है तो वो क्या है आपकी? वो है आपकी बेड बेड बैंक। बेड बैंक क्या होती है इसके बारे में आपने पहले सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो इसको समझ लेते हैं हम। ये आपकी एसबीआई बैंक है या कोई भी बैंक मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मान लीजिए। इसके पास कितना हो गया? 1 लाख रुपए का क्या हो गया? एनपीए। और ये रही आपकी क्या? बेड बैंक। बेड बैंक हुई, ये क्या बोलेगी इससे? एक काम करो, ये लो 1 लाख रुपए, या ये बोलेगी कि कम से कम ये लो 70,000 रुपए ले लो मुझसे, 70,000 रुपए ले लो और मुझे परिसंपत्ति दे दो। परिसंपत्ति कौन सी? क्योंकि जब भी बैंक क्या देती है? लोन देती है, तो वो हमेशा अपने पास क्या रखवाती है? आपसे सिक्योरिटी रखवाती है, कोई भी सुरक्षा। या आप अपनी जमीन रखते हैं, अपना सोना रखते हैं, तो ये चीजें रखते हैं, तो ये आपकी क्या होती है? परिसंपत्ति। परिसंपत्ति। तो ये क्या बोलेगा कि 70,000 या 80,000 मुझसे ले लो और बाकी की जो परिसंपत्ति है मुझको दे दो। अब आप ये सोच रहे हो कि बैंक खुद क्यों नहीं कर रही है इसका यूज? वो इसका यूज इसलिए नहीं कर रही, तो बैंकों को बहुत सारे कार्य होते हैं, तो अगर वो इस कार्य में भी संलग्न होगी तो उस पर क्या होगा? कार्य दबाव में वृद्धि होगी। तो वो बेड लोन को हमेशा दूसरे को दे देता, किसको? बेड बैंकों को। तो वो बोलेगा ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने लोन दिया था, ठीक है 70 भी मिल रहा है तो बहुत है, ना मिलने से तो अच्छा है कि 70,000 मुझको मिल ही रहे हैं। बेड बैंक है वो क्या बोलेगी? मैं तो सिर्फ 70,000 रुपए दे पाऊंगा इस एनपीए का। एनपीए का मतलब इस व्यक्ति के एनपीए का, यानी टोटल एनपीए का, बैंक पर जितना एनपीए है। ये बोलेगी नहीं मुझे तो 1 लाख ही चाहिए। तो ये जो बेड बैंक है ये क्या बोलेगा इससे? ये बोलेगा कि नहीं मैं तो 70,000 दे पाऊंगा, देना हो तो दो वरना रहने दो। तो ये क्या बोलेगा? ठीक है, 1 लाख डूबने से अच्छा है कि 70,000 वापस तो आ रहे हैं, यानी 30,000 रुपए का घाटा हो रहा है सिर्फ। लेकिन अगर बेड बैंक इसमें काम नहीं करेगी तो सीधे कितना घाटे का होगा? हमारा 1 लाख का घाटा होगा। अब बेड बैंक करती क्या है? बेड बैंक इसकी परिसंपत्तियों को उठाएगी और इसकी क्या करेगी? नीलामी होगी। नीलामी होगी, नीलामी से जो भी पैसा होगा वो पैसे को कौन रखेगी? बेड बैंक रख लेगी, सीधा सा। अब आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उसमें कई सारी मूवीज में क्या होता है? कई सारे लोगों की क्या होती है? परिसंपत्ति में नीलामी होती है, बोली लगती है कि 2 करोड़ 3 रुपए, 2 करोड़ 7 लाख, 2 करोड़ 21 लाख। तो लास्ट में जो ज्यादा बिड लगाता है, ज्यादा बोली लगाता है, तो परिसंपत्ति उसकी हो जाती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको एक बार देख और लेते हैं एक बार। ऐसे वित्तीय संस्थान है जिन्हें एनपीएस यानी उन ऋणों को संभालने के लिए स्थापित किया जाता है जो बैंक अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए संकटपूर्ण बन चुके हैं। इन ऋणों का उद्देश्य इन संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करना जिन्हें सामान्य बैंक पहले ही संभालने में सक्षम नहीं होते। उद्देश्य क्या है? एनपीए। प्रक्रिया क्या है? निश्चित मूल्य पर खरीदता है, पुनर्प्राप्ति करता है, सभी ऋण का मूल्य बैंकों को वापस मिलता है, संपत्ति को प्रबंधन करता है। यानी जो कोई किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान है, मैंने मकान गिरवी रखा था बैंक के पास और मैंने किसी भी कारण से लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक क्या करेगी? इस प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर करेगी? बेड बैंक को। बेड बैंक क्या करेगी? कुछ अधिकारी भेजेगी, बोलेगी व्यवस्था इसकी कैसी है, मकान अच्छा है, वो क्या करेगी? इस पर पेंट करा देगी। पेंट कराने से क्या होगा? इस मकान की रेट और बढ़ जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे? वो नीलामी के माध्यम से बेच देगी। आपने एक फेमस सुना होगा, किसका? विजय माल्या का जो बेंगलोर में बिल्डिंग है, सर्च करिएगा आप, बेंगलोर में जो बिल्डिंग है उसकी एक एक फ्लैट की नीलामी की गई थी कई करोड़ों में। तो वो पैसा क्या आ गया? आपका वापस आ गया सीधा सा। अब ये रहे आपके कुछ 2 या 3 टॉपिक्स हमने एक ही क्लास में समाप्त कर दिए हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि इंटरनेशनल इकोनॉमी आपको बचा हुआ है, आपका एग्रीकल्चर टॉपिक, एक्सचेंज रेट, रुपए की परिवर्तनीयता, यानी आपके 5 से 7 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। यानी आपसे 3 से 4 क्लासेस और 3 से 4 क्लासेस में आपका और खत्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक्स और बचे तो 1-2 क्लास और लग जाए, यानी आपके वही मैंने आपसे बोला था कि 20 क्लासेस में आपकी इकोनॉमी लगभग खत्म हो जाएगी। फिर एक्स्ट्रा 5 क्लासेस क्यों आएंगी? शब्दावली,
प्लस आपका करंट अफेयर्स हम किस किस में करेंगे, हम विजन की 365 को उठाएंगे ये, और किसको, मंथली मैगजीन को, और क्या जोड़ेंगे इसमें हम, अगर कई सारे अगर हमको क्या मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बजट और क्या आता, आपका आर्थिक समीक्षा आती है, तो दोनों का मिला के हम क्या करेंगे, एक सिंगल वीडियो में, भले ही वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, एक सिंगल वीडियो बना देंगे, तो होगा क्या आपका आपका 25 क्लास में क्या है, पूरा इकोनॉमी खत्म। और आपने ये देखा होगा कि हमने बहुत फास्ट तरीके से क्या किया है, इकोनॉमी को खत्म। जहाँ इकोनॉमी को खत्म करते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी, तो 90 से 100 घंटे या 150 घंटे भी लगाए हैं उन्होंने। मान लीजिए 50 क्लासेस हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन होती है क्लासेस की, वो कितनी होती है, 3 घंटे। तो 3 घंटे से 150 घंटे, और हमने कितना में खत्म कर दिया, 25 से 30 घंटे, और इतने में ही होता है। अब आप इसका प्रूफ कैसे देंगे कि हमने जो इकोनॉमी पढ़ाई है वो अच्छी ही पढ़ाई है। इसका आप हर बार हम आपको प्रूफ देते हैं हर संडे को, वो क्या देते हैं, PYQs में, कि PYQ आके सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको जो कंटेंट है वो अच्छा मिल रहा है, नहीं हो रहे हैं तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, सीधा सा बात है। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।